Good morning, students. This is your political science class. We have completed our first book, so from today we will start our second book. Uh, I know we are going to take our classes after 1 week because of some major family problem. I was not able to take your classes. For this, heartily sorry. So from today we will continue our first chapter, challenges of nation building. Before this we will study the summary of this chapter. Hindus and Muslims in Kolkata in 1947 marked the end of communal violence. कम्युनल वायलेंस मीन्स सांप्रदायिक हिंसा जो होती है, जैसे हिंदू एक संप्रदाय है, मुस्लिम एक संप्रदाय है, तो वो हिंसा जो थी वो खत्म हो गई. बाई जॉइंटली फ्लाइंग द फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम ट्रक्स पेट्रोलिंग द सिटी. तो जो सिटी में ट्रक पेट्रोलिंग कर रहे थे उस टाइम पे, जो उस दिन दो नए देश आज़ाद हुए, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया, उस चीज़ की ये दिखा रहा है, ये जो इमेज आपके सामने है. इन दिस चैप्टर the first few years in the life of independent India were full of challenges. Some of the most pressing ones concern national unity and territorial integrity of India. तो पहले जो कुछ साल थे आज़ाद भारत के, उसमें बहुत सारी चुनौतियां शामिल थी, जिनमें से एक थी नेशनल यूनिटी मीन्स राष्ट्र को एक बनाए रखना. जैसे मैंने बताया था, कश्मीर अलग होने की बात कर रहा था, हैदराबाद धीरे धीरे इनको मिला लिया, बट बाद में भी आगे चल के प्रॉब्लम होती रही, नक्सलिज्म आ गया. नागालैंड में आज भी कुछ ग्रुप कहते हैं कि हमें अलग होना, कश्मीर में आज भी पत्थरबाजी होती है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हुए. टेरिटरियल इंटीग्रिटी मीन्स जितना हमारे कंट्री का हिस्सा है, जो टेरिटरियल रीजन है, उस रीजन को एक बनाए रखना. We begin the story of politics in India since independence by looking at how three of these challenges of nation building were successfully negotiated in the first decade after 1947. तो जो हमारे सामने आज़ाद भारत के सामने उस टाइम पे तीन सबसे बड़ी चुनौतियां थी, उनको हमने एक दशक में मीन्स 10 साल में किस तरह से नेगोशिएट किया, समझौता किया, किस तरह से उनको हैंडल किया, ये हम देखेंगे. और वो थ्री मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी. फ्रीडम केम विद पार्टीशन. एक तो हमारी जो आज़ादी थी वो हमारे देश के दो हिस्से बनने के बाद आई. जैसे अब उनमें से एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, 3 हो गए हाँ जो हिस्से, बट उस टाइम पे 2 बने, पाकिस्तान और इंडिया, विच रिजल्टेड इन लार्ज स्केल वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड चैलेंजेस द वेरी आइडिया ऑफ सेक्युलर इंडिया. जिस वजह से जो पार्टीशन हुआ, 2 भाग हुए, उसमें बहुत सारी तबाही हुई, बहुत सारी हिंसा हुई, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से इधर आकर रहने लगे और इधर से कुछ पाकिस्तान गए, लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है. और एक इंडिया बना सेक्युलर कंट्री और पाकिस्तान बना इस्लामिक कंट्री. सेक्युलर होता धर्मनिरपेक्ष, मीन्स हमारा देश हिंदू धर्म से ही केवल ताल्लुक नहीं रखता, उसमें चाहे मुस्लिम रहते हों, सिख रहते हों, ईसाई रहते हों, सब रहते हैं. बट पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, मुस्लिम धर्म के नाम पे, तो वो एक सेकुलर कंट्री नहीं था. द सेकेंड वन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन नीडेड अर्जेंट रिजोल्यूशन. तो जितनी भी 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब कुल मिला के जितनी भी प्रोविंसेस थी, उनमें से जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको राजाओं से मुक्त करवा के भारत का हिस्सा बनाना, ये सेकंड प्रॉब्लम थी. द थर्ड वन इज द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी ड्रॉन अफ्रेश टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. इस बात का मतलब है कि भाई जो भारत एक देश बना, उसमें बहुत सारे स्टेट्स बने, तो उनकी बाउंड्री किस बेस पे डिसाइड की गई. जनरली उनको लैंग्वेज के बेस पे डिसाइड किया गया था. जैसे 1 नवंबर 1966 को जो आपका हरियाणा एक अलग स्टेट बना, तो पहले पंजाब का पार्ट था, ठीक है. धीरे धीरे लैंग्वेज के बेस पे बनते रहे. जैसे अभी आपको पता है सबसे नया रिसेंटली स्टेट बना था तेलंगाना, तो जो तेलुगु भाषी के नाम पर बने, ठीक है. ये आपको ध्यान रखने हैं. अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. चैप्टर का नाम मैंने दिया चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि एक देश को बनाने में कौन कौन सी चुनौतियां थी, जो मतलब अंग्रेजों ने उसको इतना तबाह कर दिया था, तो उसको किस तरह से बनाए रखना था और आगे बढ़ाना भी था. चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन.
At the hour of midnight on 14 and 15 August 1947, India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constitution Assembly that night. तो जब भारत आज़ाद हुआ, आज भी परंपरा है, आपको पता है इंडिपेंडेंस डे पे अभी मोदी हैं तो मोदी अपने लाल किले से जो दिल्ली में है वहाँ से स्पीच देते हैं पूरा। तो ये परंपरा तब से ही चली आ रही है। तो जब आज़ाद जिस दिन हुए उस दिन जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्पीच दी। आपको याद रखना उस स्पीच किस नाम से फेमस है। दिस वाज द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दैट यू आर फेमिलियर विद। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के नाम से ये फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। दिस वाज द मूवमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। You have read in your history textbooks that there were many voices in our national movement। तो ये वो दिन था जिसकी सभी भारतीय इंतजार कर रहे थे। और आपने 10th तक की हिस्ट्री की बुक्स में आपने पढ़ा है कि भाई नेशनल मूवमेंट में बहुत सारी वॉइसेस थी। वॉइसेस मीन्स बहुत सारी आइडियोलॉजी के लोग थे। जैसे कुछ कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी थे, कुछ वामपंथी थे, मतलब कुछ गर्म दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे, कुछ भगत सिंह जैसे थे जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। तो बहुत सारे आइडियोलॉजी के उसमें लोग शामिल थे, लीडर शामिल थे। बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। इतनी सारी आइडियोलॉजी होने के बाद भी दो बातों पे सभी दलों के नेता या सभी आइडियोलॉजिस्ट के जो लीडर्स थे वो एग्री थे। वो कौन सी दो बातें थी? वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक तो आज़ाद होने के बाद हम अपने देश को ना तो राजतंत्र बनाएंगे, ना तानाशाही लाएंगे, ना डिक्टेटरशिप, मीन्स हम डेमोक्रेसी लाएंगे। एंड द टू दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। और दूसरी बात पे सब जो जिस बात पे सब सहमत थे वो थी कि भाई गवर्नमेंट सबकी भलाई के लिए काम करेगी और उसमें ज़्यादा ध्यान उन ग्रुप्स का रखा जाएगा जो गरीब हैं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। नाउ दैट द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रोमिस ऑफ फ्रीडम। दिस वाज नॉट गोइंग टू बी इजी। इंडिया वाज बोर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। परहैप्स नो अदर कंट्री बाई then was born in a situation more difficult than that of India। तो ये कह रहा है कि भाई जब एक आज़ाद भारत बना, उसका जन्म हुआ, तो वो जिस सिचुएशन में बना वो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि ऐसी रेयर कंडीशन में कोई भी कंट्री, मतलब फ्रीडम तो बहुत सारे देशों को मिली बट इतनी ख़राब स्थिति किसी की नहीं थी। और अंग्रेज़ कह भी रहे थे कि ये 5 साल भी नहीं चला पाएंगे, हमारे पास आएंगे कि आप हमारे देश को चला लो, ठीक है। बट आज हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है दुनिया में, आप सब जानते हो। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री। एक तो मेजर प्रॉब्लम थी, आज़ादी तो मिली बट उसके दो देश बने। द ईयर 1947 वाज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंट वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम पे बहुत हिंसा हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। यहाँ से लोग कुछ उधर गए जो पाकिस्तान बना उस साइड, कुछ लोग वहाँ से इधर आए जो भारत बना। It was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives। तो धीरे धीरे जो आज़ाद भारत है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगा। Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nation। लेकिन फिर भी जो बहुत सारी इतनी सारी बर्बादी के बाद हमारे देश के जो लोग नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने अब देश की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए और चैलेंजेस को फेस किया और उनको धीरे धीरे ख़त्म किया। प्राइम मिनिस्टर ये इमेज आप देख सकते हो, ऐसे ही आज सिचुएशन होती है। ये तब जो जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को अपना स्पीच दिया, मैंने बताया उस टाइम से ट्रेडिशन हर साल फॉलो हो रही है। टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन बट at midnight India will be partitioned। Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as। ये कह रहा है, महात्मा गांधी की स्पीच है कि भाई
आने वाले कल को हम आज़ाद हो जाएंगे अंग्रेज़ों के खराब साम्राज्य से, लेकिन वो दिन खुशी का दिन तो है बट उसमें एक दुख भी शामिल है, क्योंकि हमारा देश एक देश नहीं रहा, उसके दो हिस्से बन गए। और महात्मा गांधी ये जानते थे कि जो पाकिस्तान जिन्ना जिस पाकिस्तान को आज बनवा रहे हैं या बनवा दिया है, वो आगे भारत के साथ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। 3 challenges. Broadly independent India faced 3 kinds of challenges. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. हमारे देश के सामने जो मेजर प्रॉब्लम्स थी उनमें 3 प्रॉब्लम्स थी। एक देश बनाना था, यूनाइटेड मीन्स एक बनाना है, बट हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारी भाषाओं के लोग थे, बहुत सारे धर्मों के लोग थे, बहुत सारी जातियों के लोग थे, ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान थी, फिर भी उसको एक देश बनाना था। ये बहुत मुश्किल काम था, उस टाइम पे सोचा भी नहीं जा रहा था कि ये पॉसिबल हो जाएगा, बट आज कुल मिला के कंट्री कुछ प्रॉब्लम्स के को छोड़ दे तो अच्छे से चल रहा है। इंडिया वाज ए लैंड ऑफ, ये आप इसका एक्सप्लेनेशन है, ये आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक बार जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। इंडिया वाज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी, कि भारत भाई एक छोटे उपमहाद्वीप जैसा है और उसमें बहुत सारी विविधताएं मौजूद हैं। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनके अलग अलग कल्चर्स हैं। At that time, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि ऐसा देश जिसमें इतनी डाइवर्सिटी हो एक नहीं रह पाएगा। जैसे आप यूरोप को भारत के बराबर में ही रख लो, यूरोप के हर देश जो बने हैं वो पूरा यूरोप भाषा के नाम पे ही अलग अलग कंट्री में सेपरेट हुआ है। जर्मन बोलते हैं जर्मनी के, ठीक है, इंग्लैंड वाले लोग इंग्लिश बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं, इटली वाले इटालियन बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पर हरियाणवी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, आपसे इतनी भाषाएं होने के बाद भी लेकिन हम एक देश के नागरिक हैं, बट वो अलग अलग कंट्री के सिटीजन्स हैं। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपियर टू प्रूव एवरीवन्स रोस्ट फियर। देयर वर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो जो भारत का विभाजन हो गया था वो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय था और आगे भारत के आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे। वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री, क्या भारत एक ऐसा जो उस टाइम पे बना था वैसा देश रह के आगे चल पाएगा। वुड इट डू सो बाय एम्फेसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव, क्या किसी भी उद्देश्य के लिए ये अपनी नेशनल यूनिटी को मतलब अपनी राष्ट्रीय एकता को बचाए रख सकेगा आगे। वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज, क्या ये हर तरह की जो क्षेत्रीय पहचान है, जैसे हरियाणवियों की हरियाणवी, पंजाबियों की पंजाबी, ये जो सब नेशनल आइडेंटिटीज है, नेशनल मीन्स हम एक कंट्री के लोग हैं, इंडिया के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, लेकिन हमारी सब आइडेंटिटी क्या है, हम हरियाणवी हैं तो कोई पंजाबी है, कोई तमिल है, ठीक है, क्या ये इन चीज़ों को मैनेज कर पाएगा। एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। और आज़ाद होने के बाद जो भाई आप सब जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपनी मतलब स्किल से इंडिया को एक बनाया, सभी प्रोविंसेस को मिलाया एक एक के पास जाकर, क्या ये काम हो पाएगा, उस टाइम पे ऐसा सोचा जा रहा था, जो धीरे धीरे वो काम भी हो गया। द सेकेंड चैलेंज वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ये भी आप एक लाइन में समझ गए बट एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा मेन काम था कि भाई पहले भारत में राजतंत्र था, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स आए तो कुछ जगह पे डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ, बट ब्रिटिशर्स ने उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को नाम के लिए किया, भारत के लोगों को डेमोक्रेसी थोड़ा दी गई थी, जो कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलता था उसी को जेल में डाल देते थे। तो क्या भारत में डेमोक्रेसी चल पाएगी, राजा कह रहे थे हमें तो अपने एरिया का राजा ही रहना है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। You have already studied the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the rights to vote to every citizen. हम पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह से डेमोक्रेसी है, सबको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, सबके पास एक एज के बाद वोट देने का हक है। इंडिया अडोप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप जानते हो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मीन्स
प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र, जैसे हम सब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को वोट दें, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो उसके कैंडिडेट खड़े हैं, एमपी खड़े होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, ठीक है। सीएम के लिए हम जो भी सीएम बना है उसको वोट नहीं देते, उसके लिए जो एमएलए खड़े हैं उसको वोट देते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। और डायरेक्ट में क्या होता है, मोदी खड़ा है तो मोदी को ही वोट मिले सीधी, उसके लिए और कोई लोग ना खड़े हों, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स एक संसद है, उस संसद में सारे काम होते हैं, कोई कानून बने कोई कानून हटे, ठीक है, वो सारी प्रोसेस उस पार्लियामेंट में होगी। These features ensure that the political competition would take place in a democratic framework। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन है, मतलब कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है, बीजेपी भी, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्टी है चाइना की तरह और उसी के कैंडिडेट होंगे और वो बनेंगे ही। A democratic constitution is necessary but not sufficient to establish a democracy। अब देखो, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूरी है बट उससे ये नहीं है कि लोकतंत्र हो जाए, ठीक है। द चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। चुनौती ये है कि भाई वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने लगा दिया बट उसके हिसाब से डेमोक्रेसी होनी भी तो चाहिए, मतलब वो यूज भी तो हो, लोगों को अधिकार मिले भी। आप बुक में तो लिख दो बट कोई राइट मिले ही नहीं, ऐसा लीडर बन जाए वो कहे मैं मेरी ही पार्टी रहेगी, ठीक है, और मेरी ही पार्टी को वोट देने हैं, तो वो डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं फिर। The third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections। तो तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई पूरे देश का डेवलपमेंट करना है, ये नहीं है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का डेवलपमेंट करना और किसी का नहीं करना है जो पहले हो रहा था, ठीक है। हियर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज। तो इसके लिए भी सबका डेवलपमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे वर्ड शामिल किए गए हैं। इक्वालिटी के लिए भी कानून है, जस्टिस के लिए भी, हर चीज के लिए राइट्स बने हुए हैं, ठीक है। और जो सोशली डिसएडवांटेज मीन सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जो भी कम्युनिटीज थी पहले, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आरक्षण जो रिजर्वेशन मिला हुआ है। The Constitution also set out in the directive principles of state policy that welfare goals and democratic politics must achieve। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता उसके 22 भाग हैं, उस 22 में से कुछ के सब पार्ट्स हैं तो उसको 25 पार्ट्स भी बोल देते हैं। उसमें पहला पार्ट है हमारी इससे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, भारत कितना होगा, उसका क्षेत्र कितना होगा, उसमें कितने राज्य होंगे, राज्य चेंज कैसे होंगे, यूटी को स्टेट बनाना, स्टेट को यूटी बनाना है, ये सब चीजें, ठीक है। एक राज्य के 2 राज्य बनाने हैं, ये सारे। दूसरे पार्ट में है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप से रिलेटेड, भारत के नागरिक कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ये सारी चीजें। थर्ड पार्ट में आप सब जानते हो फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये इस तरह से, जैसे एक बुक में चैप्टर होते हैं अलग अलग, उस तरह से ये अपने अपने इनको कैटेगराइज कर रखा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं मतलब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, कि राज्य कुछ ऐसे ऐसे निर्देश देगा जिससे लोगों का भला हो सके, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते होंगे। तो उसमें जनरली क्या बातें हैं, उसमें जनरली ये सारी बातें हैं कि भाई कोई ग्रुप पिछड़ा हुआ है तो उसको क्या राइट मिले, उनके लिए कुछ कानून बनाना, ये सारी चीजें हैं। तो ये कह रहा है कि डीपीएसपी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब ये सारी चीजें होने के बाद मेन काम क्या था भाई, देश का आर्थिक विकास हो सके इसके लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाना और गरीबी को ज्यादा से ज्यादा दूर करना। हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस। अब भारत ने इतने सारे चैलेंजेस को किस तरह से रिस्पॉन्स किया। टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स सेट आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई थी आज अब तक, उनमें से कितनी चीजें हमने अचीव कर ली हैं। दिस इंटायर बुक इज एन अटेम्प्ट टू रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस। हम इस पूरी बुक में इन सब चीजों के ही आंसर ढूंढेंगे। द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस सो एज टू इक्विप यू टू डेवलप योर ओन आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस लाइक दीज। तो ये पूरी बुक आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस की हमने आज़ाद होने के बाद क्या
खोया है, क्या पाया है, क्या क्या अचीव किया है, इन सारी चीज़ों को समझने में आपकी हेल्प करेगी और आप खुद अपने आंसर्स उस पे दे सकोगे पूरी बुक को समझने के बाद। In the first three chapters, we look at how the three challenges mentioned above were faced in the early years after independence. हम पहले 3 चैप्टर्स में देखेंगे कि जो 3 चैलेंजेस अभी हमने देखे उनको किस किस तरह से हमने डील किया। In this chapter, we focus on the first challenge of nation building that occupied entire stage in the years immediately after independence. पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टेज से हमने क्या क्या किया है एक देश को अच्छे से नेशन बिल्डिंग करने में, मतलब एक देश को राष्ट्र बनाने में धीरे धीरे। वी बिगिन बाय लुकिंग एट द इवेंट्स दैट फॉर्म द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। हम देखेंगे कि हमारी स्वतंत्रता हमने कैसे ली है। दिस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई द इश्यू ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी बिकेम ए प्राइमरी चैलेंज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सब समझने के बाद हमें समझ आएगा कि हमारी वही राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू में क्यों उसको रखा गया है। वी शैल देन सी हाउ इंडिया चूज द शेप इट सेल्फ इन टू ए नेशन। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने देश को एक नेशन मीन्स एक कंट्री बनाया। यूनाइटेड बाय ए शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। और उसको एक देश बनाने के लिए लॉजिक क्या दिया गया कि हमारा एक कॉमन इतिहास है और हमारा कॉमन गोल है, डेस्टिनी है, भाग्य है, ठीक है। This unity had to reflect the aspirations of people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of people. तो इस यूनिटी से, इस एकता से क्या होगा, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको देखा जाएगा, उनसे डील किया जाएगा। जो डिस्पैरिटीज मीन्स जो भेदभाव आपस में, कुछ गरीब हैं कुछ अमीर हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज किया जाएगा। In the next 2 chapters, we shall turn to the challenge of establishing a democracy. पहले चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो वहीं दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने डेमोक्रेसी कैसे हम लेकर आए, हमने कैसे उसको बनाए रखा और कैसे वो आगे बढ़ी और उसने कैसे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया और हमारे देश में किस तरह से इक्वलिटी और जस्टिस जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाया। These 3 stamps were issued in 1950 to mark फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑन 26 जन 1950। जब रिपब्लिक डे होता है तो उस टाइम पे स्टैंप आती हैं कुछ, ठीक है। तो ये उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग 3 स्टैंप है जो इश्यू की गई थी। जैसे एक में आप देख सकते हो चरखा है, तो मतलब हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रो को दिखा रहा है। दूसरे में जो आपको गेहूं की जो दिख रही है तो वो खेती को दिखा रहा है कि खेती को किस तरह से वो करेंगे, ये आप देख लेना खुद ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ से कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए। ये है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वही आदमी है जिसने पाकिस्तान बनवाया। ये नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होता, आज बार बार झगड़ा नहीं होता आपस में दोनों देशों में। तो इसकी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेना, नीचे जवाहरलाल नेहरू की दे रखी है, इसकी को स्टेटमेंट को पढ़ लेना। सेकेंड टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।